अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज के इस व्लॉग में 4 बड़े अहम मौज़ूआत पर आपसे बात करनी है और वो चारों के चारों मौज़ूआत अपनी जगह बड़े अहम हैं। और एक तो कोई एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्रोपेगेंडा हो रहा है सी पैक के ख़िलाफ़, प्रोग्राम के ख़िलाफ़। उसके हवाले से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन फ़राहम करेंगे। और फिर इंतज़ार पंजोथा जो बरामद हुए हैं इमरान खान के फोकल पर्सन, उनके हवाले से बात करेंगे। और फिर एक सुप्रीम कोर्ट के हवाले से खबर है, उस पर बात करेंगे। और फिर आपके साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से एक एक्सक्लूसिव खबर शेयर करेंगे। क्योंकि जनाब अब लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान को मौलाना फजलुर रहमान साहब के बजाय दोबारा से डीजल डीजल कहने का वक्त आने वाला है, बल्कि तकरीबन अब ये काम शुरू भी हो चुका है। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात कर रहे थे सी पैक के हवाले से। आप जानते हैं नाज़रीन, जब से सी पैक का मामला आया है, पाकिस्तान उसका हिस्सा बना है और वन बेल्ट वन रोड के मंसूबे का। और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी उसमें इन्वेस्टमेंट भी आई है, आ रही है, आगे भी आएगी। लेकिन सी पैक को जो कूतें ख़त्म करना चाहती हैं, जो नहीं चाहती कि वो चलें, उनका और तो कोई बस नहीं चला। जब वो सियासत के मैदान में नाकाम हो गए तो उन्होंने बराह रास्त हमले शुरू कर दिए अपने दहशत गर्दों के ज़रिए। और मुतअद्दिद बार ऐसे वाक़यात हुए कि चीनी इंजीनियर्स की, चीनी वर्कर्स की जान गई और उनको मार दिया गया। तो एक बड़ी नेचुरल सी बात है, किसी भी मुल्क के अगर शहरी जो हैं वो किसी ख़ास मुल्क के अंदर गैर महफूज होंगे तो उस मुल्क की रिजर्वेशन भी बनती है, वो सारा कुछ बनता है। और वो रिजर्वेशंस चीन ने ज़ाहिर भी की और उन रिजर्वेशंस के ऊपर उनको एड्रेस भी किया गया। और ये गारंटी दी गई कि जो सी पैक है उसकी सिक्योरिटी जो है वो लोकल सिक्योरिटी फोर्सेस या सूबाई इंतज़ामिया की नहीं, बल्कि उसकी जिम्मेदारी पाक फौज ने खुद उठाई है। इस हवाले से हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब चीन के विजिट भी कर चुके हैं। और वो उसका नतीजा क्या निकला ये मैं आपको इस खबर के बाद बताऊंगा। खबर ये है कि जनाब एक फेक स्टोरी सोशल मीडिया के ऊपर डाली गई है। अच्छा, फेक स्टोरीज के बीच में एक बड़ी दिलचस्प वारदात डाली जाती है। वारदात ये डाली जाती है कि कुछ जाली चीज़ें, मसलन आदाद-ओ-शुमार जाली शेयर कर दिए जाते हैं। और एक आम आदमी जो उसको जब पढ़ता है या देखता है तो वो उन आदाद-ओ-शुमार को सिर्फ देखकर ये समझता है कि शायद ये खबर ठीक है। लेकिन वो कहीं न कहीं से पकड़ी भी जाती है कि ये भाई ये खबर जाली है। वो हुआ ये है कि जनाब एक खबर इस वक़्त जो है वो बहुत गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया के ऊपर। और उसमें ये कहा जा रहा है कि जी, मैं आपको पहले खबर बता देता हूँ, फिर मैं आपको उसकी हकीकत बताता हूँ। उसमें ये कहा जा रहा है कि जनाब ये पाकिस्तान के अंदर जो सी पैक है उसके जो चीन के इंजीनियर्स हैं, वो जनाब उनको शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान इस हवाले से टेंशन बढ़ गई है। और जो है वो 97 जो चीनी इंजीनियर हैं उन्होंने पाकिस्तान छोड़ने का फ़ैसला किया। अब ये देखिए फ़िगर दे रहे हैं, महज़ अपनी फ़ेक न्यूज़ के अंदर उसको ये ज़ाहिर करने के लिए ये बड़ी ठीक खबर है। लेकिन पकड़े कहाँ से जाते हैं? अगली लाइन में वो कहते हैं कि फ़िनांस मिनिस्टर इसहाक डार की तकारीर और चीन के सफ़ीर की तकारीर इसकी वजह बनी है। अब जिसने भी ये किया उस बेचारे को शायद पूरी इन्फॉर्मेशन ही थी कि इसहाक डार साहब पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना नहीं हैं और ना ही उनकी कोई सी पैक के हवाले से कोई तकारीर अभी कोई ऐसी आई हैं। और फिर ना ही चीनी सफ़ीर की कोई ऐसी तकारीर आई हैं। लेकिन चूंकि फेक न्यूज़ है तो इसमें ये डाल दी गई हैं। अच्छा, फिर ये कहा जाता है कि जनाब दीगर जो इंजीनियर्स के ग्रुप हैं वो भी पैकअप कर रहे हैं और इससे हज़ारों पाकिस्तानी मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। और पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज़ हैं वो बड़ी फ्रस्ट्रेटेड हैं और चीन के हल्कों में बड़ी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और दबाव है चीनी हुकूमत के ऊपर कि सी पैक पर नजर अफसानी की जाए। और ये कहा जा रहा है कि जनाब पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ पर दबाव डाला जा रहा है कि वो ज़िम्मेदार सिक्योरिटी फराहम ना कर पाने वाले ज़िम्मेदार ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये महज एक प्रोपेगेंडे को एक रियल टच देने की खातिर ये फिक्र डाले गए, ऐसा इनका वजूद कोई नहीं है। और फिर वो ये कहा जा रहा है कि जनाब वो जो चीन की अवाम है उनका अपनी हुकूमत पे दबाव है कि वो पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालें कि जनाब वो जिन लोगों ने ये काम किया है उनके और जो सिक्योरिटी फ्राहम करने में नाकाम हुए हैं, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और उन्होंने ये करार दिया है चीनी ऑफिशियल्स ने कि पाक इंजीनियर्स ने कि पाकिस्तान में काम करना खुदकुशी के मुतरादफ है। और जो है वो इंजीनियर्स को पाकिस्तान में अपने मुस्तकबिल और फिर सी पैक के मुस्तकबिल के हवाले से सीरियस डाउट्स हैं। अच्छा, ये टोटल मैं आपको बता दूं कि टोटल फेक न्यूज़ है। इस न्यूज़ का कोई बिल्कुल इसमें कोई सदाकत नहीं है।
इसके तमाम हिस्से बिल्कुल बोगस हैं और नकली हैं। ये सिर्फ जो सी पैक को बंद कराना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, वो जिस तरह वो मुसल्लह हमले करते हैं, उस तरह ये दिमागों पर भी हमले किए जाते हैं। तो ये उसका एक हिस्सा है। और मैं आपको जो बताना चाहता कि जी हकीकत क्या है, हकीकत ये है कि ये जब अभी शंघाई ताउन की तंजीम की कॉन्फ्रेंस हुई थी पाकिस्तान में, तो वो अगर पाकिस्तान से लिपेटने के चक्कर में होते या उनके ऊपर दबाव होता, तो वो बाकी तमाम सरबराहान ममलिकत से एक रोज़ पहले चीन के वज़ीर आज़म यहाँ पर आए, और उन्होंने जब उनकी मुलाकात आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से हुई, तो उन्होंने गैर मामूली तौर पर गर्मजोशी का मुजाहरा किया। उनका वो हाथ, बल्कि वो सलूट करके हाथ मिला रहे थे, तो चीनी प्राइम मिनिस्टर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का हाथ नहीं छोड़ रहे थे, वो बार बार हिला रहे थे, और वो उनके चेहरे पे स्माइल थी। तो ये है वो असल बात कि जहाँ पर इस किस्म की टेंशन होती हैं, वहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट या हेड ऑफ द गवर्नमेंट के लेवल पे रवैये इस तरह के नहीं होते। एक्सक्यूज मी। तो ये मैंने कहा अपने नाज़रीन को बता दें कि जनाब होशियार रहें, ऐसा कोई मामले और इस किस्म की बातों में ना। और फिर अदाद शुमार भी गलत हैं उन बेचारे को जिसने मजमून बनाया, उसको मतलब अभी तक ये नहीं पता कि सागदार साहब इस हुकूमत में पहले भी जो है वो वज़ीर ख़ज़ाना नहीं थे, तो अब भी वो नहीं है, और वो वज़ीर ख़ज़ाना पाकिस्तान में कोई और है। और ना ही कोई चीनी सफ़ीर की ऐसी कोई तकरीर मंजर यहाँ पर आई है, ना ही सागदार की आई है कि चले हम कह दें कि डेजिग्नेशन का उसको गलतफहमी होगी, तो ऐसी भी कोई बात नहीं है। अगली खबर की तरफ चलते हैं जी। अगली खबर है इमरान खान के फोकल पर्सन इंतज़ार पंजोथा के बारे में। मैंने सच्ची बात है वो वीडियो देखी है, वो बड़ी मतलब पेनफुल वीडियो है। बहुत बुरी हालत है इंतज़ार पंजोथा की। और इंतज़ार पंजोथा जो है वो एक किसी पुलिस स्टेशन में बैठे हुए हैं, जहाँ पे लोकल पुलिस उनसे इन्फॉर्मेशन ले रही है कि भाई आप कौन हैं। वो होता ये है कि जब कोई ऐसा सिग्नल मिलता है ना कि जी फलां एरिया में मूवमेंट है, तो वहाँ पर जो मुतलका पुलिस होती है उसको तो पहुँचने में कई घंटे लगेंगे। तो वो ये करते हैं कि वो लोकल पुलिस को कहते हैं कि जी ये गाड़ी नंबर है, ये चीज़ है, इसको आप रोकें। अब वो लोकल पुलिस को नहीं पता होता कि इसमें कौन है, क्या है। वो फौरी तौर पे उन्होंने एक्शन करना होता है। तो एक्शन करके उन्होंने बाजियाब तो करवा लिया, क्रॉस फायरिंग भी हुई और बाजियाब करवा लिया। और अभी उनको ये पुलिस वालों को ये नहीं पता कि ये बंदा कौन है। और वो उससे जो सवाल जो आप कर रहे हैं, तो एक तो वो बड़े शदीद घबराए हुए हैं इंतज़ार पंजुता साहब, और वो बात-बात पे रो रहे हैं, उनके आंसू निकल रहे हैं। बिल्कुल क्लियर नज़र आता है कि उनको बहुत बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। और ये अब मैं आपको मुख्तसर सा बता देता हूँ कि उनसे जो पुलिस वालों की क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही है, वो क्वेश्चनिंग है जो पुलिस वाले किसी को भी बाजियाब कराते तो करते, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि ये बंदा कौन है। और उन्होंने कहा कि जी वो पुलिस वाले उसको तसल्ली दे रहे हैं, इंतज़ार पंजोथा बहुत घबराए हुए रो रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जी तुसी घबराओ नहीं, अल्लाह ने सानू तुहाडे वास्ते फरिश्ता बना के भेजा, नहीं कि अल्लाह ने हमें आपके लिए फरिश्ता बना के भेजा है। ये मैं इसलिए बता देता हूँ उर्दू ज़ुबान में साथ, पंजाबी के साथ, कि हमारे व्यूज़ को लाज़िम तक सिर्फ पंजाब तक तो लिमिटेड नहीं है। बहुत सारे हमारे सिंध के दोस्त, पख्तूनख्वा के दोस्त, बलोचिस्तान के दोस्त, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पंजाबी नहीं समझ आती, इसलिए मैं ज़रा क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, फिर वो उन्होंने बताया ये पुलिस वाले की अब ये जितनी बातें कर रहे हैं पंजोथा साहब, वो अपनी तरफ से नहीं कर रहे, वो पुलिस की क्वेश्चनिंग के नतीजे में कर रहे हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि अच्छा जी क्यों, आपको किसने अगवा किया था, क्यों किया था, वो क्वेश्चन करते जा रहे हैं। जो पंजोथा साहब ने जवाबात दिए वो मैं आपको शायद शेयर कर लेता हूँ। उस पर पंजोथा साहब से पूछा उन्होंने कि क्या वो पैसे मांगते थे, तो पंजोथा साहब ने कहा जी बिल्कुल वो 2 करोड़ रुपए मांगते थे। अब ये जितनी बात वो कर रहे हैं वो रोते धोते हुए कर रहे हैं। उन्होंने पूछा आपको कब से अगवा किया गया था, उन्होंने कहा जी मुझे 8 अक्टूबर से उठाया गया है। उन्होंने कहा जी आपको कहाँ, पंजाब से उठाया गया था, उन्होंने कहा नहीं मुझे इस्लामाबाद से उठाया गया था। और उन्होंने कहा जी कि फिर उन्होंने कहा जी उन्होंने मुझे बहुत मारा है, वो रोते हुए बता रहे थे। और फिर उन्होंने कहा कि जी आप जो हैं वो कहाँ आपको रखा गया है, उन्होंने कहा जी मुझे उन्होंने कहा आप क्या करते हैं, आपको ताजर हैं, तो उन्होंने कहा नहीं जी मैं वकील हूँ। और लाहौर, और उनका कहाँ प्रैक्टिस करते हैं, इस्लामाबाद में, उनका नहीं मैं इस्लामाबाद और लाहौर दोनों जगह पे प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा जी, फिर उन्होंने कहा कि जी आपको कहाँ रखा गया था, उनका जी मुझे तो कुछ भी नहीं पता मुझे कहाँ रखा गया था, मुझे वो मारते थे, और इतना मुझे पता है कि वो सारे के सारे पठान थे। और उन्होंने कहा कि आपको नहीं पता कि आपको किस जगह पे रखा गया, उनका जी मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि वो मुझे, उनका मुझे वो मुख्तलिफ जगहों पे लेके जाते रहे। एक दफ़ा मेरे कान में आवाज़ आई है चमकनी का लफ्ज़, कि वो चमकनी के इलाके में भी मुझे रखा गया था। और उनका जी ना तो मुझे ये पता कि इस वक्त वो मुझे कहाँ से ला रहे थे, ना ही मुझे ये पता है कि इस वक्त वो मुझे कहाँ पे लेके जा रहे थे जब आप लोग आ गए हैं। तो उनका वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल कराते रहे। फिर उन्होंने उनसे पूछा आप कहाँ के रहने वाले, उनका जी मैं सरगोदा का रहने वाला हूँ। तो ये जनाब बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। और सच्ची बात है कि जिसने भी ये किया है, जिसने भी ये कराया है, इस किस्म का तशद्दुद बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है।
किसी भी पाकिस्तानी के साथ नहीं होना चाहिए। जो जेन्युइन तशद्दुद है उसकी हर शख्स को मज़म्मत करनी चाहिए, और इसके पीछे कोई भी मकासद थे वो तमाम के तमाम मुल्ज़िमान बेनकाब भी होने चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। हमें हुकूमत से यही उम्मीद है, और ये इस मामले के ऊपर किसी किस्म की कोई कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। सच्ची बात है, पंजोथा साहब को देखे मेरा अपना दिल बड़ा ख़राब हुआ। बहरहाल ये हमने आपको पहले बताया था कि जब पंजोथा साहब लापता हुए थे 8 अक्टूबर को, तो 10 अक्टूबर को उनका मोबाइल फ़ोन पेशावर के इलाके में ऑन हुआ था, और उनकी बैरिस्टर सैफ जो हैं उनसे गुफ्तगू हुई थी, जो कि 2 दफ़ा, जो कि मुशीर हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के, और तर्जुमान हैं केपी हुकूमत के। और ये बात इस्लामाबाद पुलिस की तफ्तीश में सामने आई थी, जो उन्होंने अदालत में बताई, और अदालत ने भी हुक्म दिया कि जो मुद्दई थे जिन्होंने पटिशन फाइल की थी कि जी आप बैरिस्टर सैफ से कहें कि वो शामिल तफ्तीश हों। तो उसके बाद फिर ये सारा मामला आगे चला और बातचीत भी हुई, और फिर अटॉर्नी जनरल ने भी कहा कि जी वो आ जाएंगे। उससे उसका मतलब ये है कि ये बैरिस्टर सैफ के थ्रू ही जो भी चैनल चला था वो उसी चैनल के थ्रू ये सारी बात हुई थी, और उसके बाद ये अब इनको लाया जा रहा था, ये जो भी था, बहरहाल ये फिर इस हालत में बरामद हुए, जो कि एक इंतहाई अफसोसनाक और तशवीशनाक हालत है। अच्छा जी, अब बढ़ते हैं हम अगली खबर की तरफ। अगली खबर ये है कि चीफ जस्टिस जो हैं नए यहया अफरीदी साहब, उन्होंने अदालती इस्लाहात के हवाले से एक इजलास बुलाया था। उस इजलास में जहाँ उन्होंने जज साहिबान और वकला को बुलाया था, वहाँ पर उन्होंने 2 अफराद को बुलाया था। वो 2 अफराद जो कि जेल में कैद रह चुके हैं। एक तो हैं अहद चीमा साहब, जो साबिक ब्यूरोक्रेट हैं, शहबाज शरीफ साहब के बड़े करीब थे, वो हैं, और दूसरी जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक है, डॉक्टर खदीजा शाह, वो हैं। खदीजा शाह ग़ालिबन डॉक्टर तो शायद ये नहीं है, लेकिन खदीजा शाह हैं। तो अब इस पर जो है वो मैं मुझे बड़ी हैरत हुई। चीफ जस्टिस साहब को ज़रूर बुलाना चाहिए, और जो लोग वो कैद काट चुके हैं उनको ज़रूर बुलाना चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही किसी को बुलाना था, तो वो किसी ऐसी शख्सियत को बुला सकते थे जो कि मुकदमात से बरी हो चुकी हो। मुलजमा जिसके अभी अंडर ट्रायल केस है, उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के इजलास में बुलाना बिल्कुल मुनासिब बात नहीं है। अहद चीमा का जहाँ तक ताल्लुक है, वो उनको जो है वो अपने मुकदमात से बरी हो चुके हैं, वो जमानत पर नहीं है। और ये एतराज़ चले मेरे जैसे लोग तो कर ही रहे हैं। खुद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े लावे किस्म के रिपोर्टर हैं, उन्होंने भी ये बात जो है वो की है कि जी मुलजमा को जो वो उसमें नहीं बिठाना चाहिए था। पीटीआई के अंदर से भी और बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो मुकदमात से फारिग हो चुके हैं, उनको बिठाया जा सकता था। तो बहरहाल ये एक ऐसा कदम है जो यहया अफरीदी साहब का, जिसके ऊपर एतराज़ात आयद की जा रहे हैं, और शायद आगे भी आयद होते रहेंगे। अब मैं आता हूँ जनाब अपनी उस खबर की तरफ जो मैंने आपसे कहा था कि मैं एक्सक्लूसिवली शेयर करूँगा। ये खबर मेरे पास तकरीबन 2 दिन से है, लेकिन सच बात ये है कि जो व्लॉग्स आपके साथ हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं न्यूज़ टू यू के प्लेटफॉर्म पे, वो बाज़ औक़ात इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आ जाती है और इतनी लंबी हो जाती है कि वो रह जाती है। और ये खबर ऐसी थी कि जो मैं आपको एक अलग से एक एक्सक्लूसिव न्यूज़ के तौर पे देना चाहता था। आपके इल्म में है मौलाना फजल रहमान साहब, क्या उनके जज़्बात थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, और क्या इमरान खान और पीटीआई के जज़्बात थे उनके हवाले से। वो उनको ना मौलाना मानते थे, ना वो उनको कोई आलिम मानते थे, उनको बदतरीन शख्स करार देते थे, और डीज़ल डीज़ल कहना और कहलवाना तो एक फ़ैशन था। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब भी कम नहीं थे। वो इमरान खान को यहूदी एजेंट करार देते थे, और जो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में उनकी पार्टी के लोगों के साथ जो पार्लियामेंट के अंदर से उनकी दस्तारें फेंकी गई, सारा कुछ हुआ, वो कुछ हुआ। लेकिन जब ये 26वीं आईनी तरमीम वाला मामला हुआ, तो मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो बज़िद थे इस बात पे कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साथ लेकर चला जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफूद के आस्थाने पर जाए, इनको वो मौलाना नहीं मानते थे, डीजल कहते थे, उनके दर दौलत पे हाजिरियाँ देते रहे, आस्थानों पे उनके पीछे नमाज़ें पढ़ते रहे, जिनको वो आलम नहीं मानते थे। लेकिन जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब के ज़रिए से उन्होंने 2-3 टारगेट्स अचीव किए। एक तो 26वीं आईनी तरमीम में ये भी था कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो उसी हाई कोर्ट में भर्ती होते हैं और वहीं से रिटायर हो जाते हैं, वो कहीं और नहीं जाते, जिसकी वजह से उनकी जो है वो तल्लुकात भी बन जाते हैं, जो कि जस्टिस के असूल के ख़िलाफ़ है। रोटेशंस होनी चाहिए जजेस की, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हदूद भी बड़ी मुख्तसर सी है, एक ही हाई कोर्ट है, तो आगे पीछे जाते नहीं थे। तो 26वीं तरमीम में ये भी एक फैक्टर था, रखा गया था कि जी इन जजेस को रोटेशन पर दीगर हाई कोर्ट्स में भेजा जाए। लेकिन इसको मौलाना फजल रहमान साहब के ज़रिए इसको रोका गया, और पीटीआई ने बड़ी कामयाबी से इसको मौलाना फजल रहमान साहब के ज़रिए रुकवा लिया, क्योंकि वो सारे के सारे जजेस जो हैं
वन टू ऑल वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बड़े ज़बरदस्त किस्म के लाइन अप हैं, और वहाँ से ही उनको सारे अनड्यू फेवर्स भी मिलती हैं, गैर आइनी और गैर कानूनी फैसले भी मिलते हैं। लेकिन बहरहाल उन्होंने उसको रोका। फिर मौलाना फजल रहमान साहब के ज़रिए ही हम आप यही समझते रहे कि जी ये जितनी मुलाकातें हो रही हैं 26वीं आईनी तरमीम के लिए हो रही हैं, लेकिन बाद में हमें पता चला कि नहीं जनाब, वहाँ पे तो डील भी हुई मौलाना फजल रहमान ने। इस दौरान मौलाना फजल रहमान ने इमरान खान साहब से रात को जेल में जाके मुलाकात भी की, और फिर डील भी हुई, और उस डील के नतीजे में बुशरा बीबी बाहर आई और इमरान खान ने खामोशी भी इख्तियार की। ये तो सारा कुछ हुआ, लेकिन जनाब अब आ गया है कहानी में ट्विस्ट। इमरान खान हो और अपने मौसम को डंग न मारे, ये नहीं हो सकता, उस बंदे का रिकॉर्ड नहीं है। तो ताज़ा तरीन खबर यह है कि इमरान खान ने अपनी पार्टी के लोगों को ये कह दिया है, जिनमें बैरिस्टर गौर भी शामिल हैं और उनकी पार्टी के सलमान अकरम राजा, सेक्रेटरी जनरल, चेयरमैन, सारे लोग शामिल हैं। उन सबको कह दिया गया है कि यानी कि कल परसों तक जो 2-3 दिन पहले तक पॉलिसी चल रही थी कि वो 26वीं आमीन तरमीम के बावजूद इमरान खान साहब भी अपने स्टेटमेंट्स में, फिर उनकी पार्टी के लोग भी मौलाना साहब के गुण गा रहे थे, उनके पीछे पीछे जाते थे, उनका शुक्रिया अदा कर थे, और जो मौलाना साहब भी बड़े खुश थे इस बात पे कि चलें जी उनका एक तीर से दो शिकार हो गए कि उनकी ट्रोलिंग भी बंद हो गई और वो हुकूमत को भी दबाव में लाने में कामयाब हो गए। लेकिन अब जनाब इमरान खान साहब ने बिल्कुल वाज़े और क्लियर बता दिया है अपनी पार्टी के अंदर कि जनाब आपने मौलाना फजल रहमान के ऊपर बिल्कुल एतबार नहीं करना। जितने मौलाना फजल रहमान से आप लोगों की सलाम दुआ गपशप हो गई थी, वो हो गई थी। अब आगे आपने मौलाना फजल रहमान साहब के साथ नहीं चलना, चलना भी है तो मजबूरन कोई मुलाकातें करनी भी पड़ती हैं, तो उनकी ना तो कोई बात माननी है, आगे से मदद दाएं बाएं कर देनी है, और एतबार तो मौलाना फजल रहमान साहब को के ऊपर बिल्कुल भी नहीं करना। तो लो जी मौलाना साहब, ते फिर जो बाकी लोगों ने इंजॉय किया इमरान खान साहब पे सनात करके सारी ज़िंदगी, अब आपकी इंजॉय करने का वक्त है, आप भी कीजिए। तो ये तो होना ही था। आप जैसे वो कहते हैं ना हज़रत अली की जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो, तो हर बंदा सारी उँगलियां बराबर नहीं होती, कुछ लोग एहसान को मानते हैं, कुछ नहीं मानते। तो बहरहाल ये एक पाकिस्तान की सियासत में जैसे ये एक मोड़ बड़ा इंपॉर्टेंट था कि मौलाना फजल रहमान के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का रवैया बिल्कुल उलट हो गया था, यू टर्न हो गया था। अब वो यू टर्न फिर वापस होके एक और यू टर्न लेके पुरानी पोजीशन की तरफ हमें जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।